नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं जय महाराष्ट्र। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। बीजेपी एमएलए राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के दोबारा स्पीकर मुंतखब। अपोजिशन उम्मीदवार न होने से बिला मुकाबला हुआ इंतखाब। देवेंद्र फडणवीस की क़यादत वाली महायुति इत्तेहाद हुकूमत ने महाराष्ट्र असेंबली में एतमाद का वोट आसानी से जीत लिया। निदाई वोट से मंजूर की गई तहरीक। शिवसेना यूबीटी ने असेंबली सेशन का किया बाइकआउट। आदित्य ठाकरे ने स्पीकर पर माजी में गैर आईनी हुकूमत चलाने में मदद का लगाया इल्जाम। रजा अकेडमी ने बांग्लादेश में अक़लियतों पर हो रहे मज़ालिम की मज़म्मत की। अक़लियतों और उनकी इबादतगाहों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर दिया जोर। और अब खबरों की तफसील। बीजेपी एमएलए राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र कानून साज असेंबली के बिला मुकाबला स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। स्पीकर के तौर पर इनकी ये दूसरी मुद्दत कार है। वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं क्योंकि अपोजिशन महाविकास आघाड़ी ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। इतवार को कोलाबा असेंबली सीट से बीजेपी के एमएलए नार्वेकर ने अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। वो 14वें असेंबली में 2.5 साल तक स्पीकर रहे। महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर के तौर पर अपने दौर में नार्वेकर ने फैसला दिया था कि बाल ठाकरे की कायम करदा पार्टी में तकसीम के बाद एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली पार्टी जायज़ और हकीकी शिवसेना है। नार्वेकर ने ये अजीत पवार ग्रुप के एनसीपी को हकीकी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी करार दिया था। देवेंद्र फडणवीस की क़यादत वाली महायुति इत्तेहाद हुकूमत ने पीर को महाराष्ट्र असेंबली में एतमाद का वोट आसानी से जीत लिया। एकनाथ शिंदे के जेर क़यादत शिवसेना के एमएलए उदय समंत, एनसीपी के दिलीप वालसे पाटिल, बीजेपी के संजय कोटे और दीगर की तरफ से पेश करता एतमाद की तहरीक को निदाई वोट से मंजूर कर लिया गया। असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने ऐलान किया कि ऐवान ने एतमाद की तहरीक को मंजूरी दे दी। 288 रुकने असेंबली में महायुति इत्तेहाद के पास 230 एमएलए की जबरदस्त अक्सरियत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विधानसभा अध्यक्षपदी आपली म्हणजेच श्रीयुत राहुल नार्वेकर यांची पुन्हा एकदा फेरनिवड झाली, त्याबद्दल मी तमाम विधानसभेच्या सदस्यांच्या वतीनं आणि महाराष्ट्राच्या 12 कोटी जनतेच्या वतीनं आपलं मनापासून अभिनंदन करतो। खरं म्हणजे विरोधी पक्षाचे देखील मी आभार मानतो की विरोधी पक्षाने या महाराष्ट्रामध्ये काही अपवाद वगळता सातत्याने बिनविरोध अध्यक्षाची निवडणूक करण्याची एक परंपरा आहे। त्या परंपरेचा मान राखत आपल्या निवडीला पूर्ण समर्थन हे दिल्याबद्दल विरोधी पक्षाच्या सर्व सदस्यांचे आणि गटनेत्यांचे मी मनापासून आभार मानतो। असेंबली में खिताब करते हुए नए वज़ीर आला अजीत पवार ने अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाया। अजीत पवार ने आइन की कॉपी हाथ में उठाने का हवाला देते हुए कहा कि अगर हम आइन को हाथ में रखते हैं तभी इसका एहतराम करेंगे। अगर कोई हाथ नहीं रखता तो क्या इसका मतलब ये है कि वो आइन का एहतराम नहीं करता? आमच्या जागा 17 आल्या आणि यांच्या जागा 31 आल्या। आम्ही रडत नाही बसलो। ठीक आहे, जनतेचा कौल आहे। तेव्हा ईव्हीएम कसं चांगलं वाटत होतं, तेव्हा गारगार वाटायचं, ईव्हीएम चांगलं वाटायचं। आणि आता गारगार वाटतंय का गरम वाटतंय ते तुमचं तुम्हीच बघा। अध्यक्ष महोदय, संविधानाच्या भाग 3 मध्ये तुमचं आमचं सर्वांचं नागरिक म्हणून मूलभूत हक्क नमूद केलेले आहेत। त्यात भाषण स्वातंत्र्य, इतरही अनेक स्वातंत्र्य आहेत। त्यात नमूद केलेले हक्क देणं शासनावर बंधनकारक आहे। त्यात कुठेही समांतरपणे पुन्हा निवडणूक घेण्याचा हक्क नाही। संविधानातील त्या यंत्रणांचे अधिकार, मग ते न्यायालय असो, निवडणूक आयोग असो, त्यांनीच ते वापरले पाहिजेत। नाही तर अराजक माझे घटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हे ओळखूनच
प्रत्येकाचे अधिकार व अन्याय झाला तर न्यायासाठी प्रक्रिया ठरवून दिलेली आहे, तिचा वापर त्या ठिकाणी केला पाहिजे. त्या प्रकारे न्याय मागण्याचा प्रयत्न अध्यक्ष महोदय केला पाहिजे. आज आपण ज्या पदावर बसलेला आहेत, मला एका गोष्टीची जाणीव आहे की सभागृहामध्ये संख्या जर बघितली अध्यक्ष महोदय 62ला म्हणतात की 222 समोर सत्ताधारी पक्षाचे होते आणि बाकीचे विरोधी पक्षाचे होते. महाराष्ट्राच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा 288 जागा निवडून देत असताना 237 आमदार महायुतीचे निवडून आले. नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के हालिया नताइज से अपोजिशन की नाराजगी पर बात करते हुए कहा कि जब आप लोकसभा में सीटें जीतते हैं तो ये अवाम का फैसला होता है, लेकिन जब हम जीत जाते हैं तो आप ईवीएम और इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देते हैं. महाराष्ट्राला विकासाच्या नव्या आपल्याला महामार्गावर नेण्यासाठी आपण सगळे मिळून या ठिकाणी सज्ज होऊया. अध्यक्ष महोदय, विधानसभेत अनेक ज्येष्ठ सदस्यांसह अनेक लोक निवडून आलेले आहेत. नवीन तरुण आपले आमदार निवडून आले. काही जुने आहेत, कोणी चौकार मारलाय, कोणी षटकार मारलाय आणि कोणी आणखी त्याच्यापेक्षा जास्त निवडून आलेले आहेत. 7 वेळा निवडून आले आणि कालिदास किती वेळा आले. म्हणून तुम्ही आता आज स्पीकर म्हणून होते, तुमची सिनियरिटी लक्षात घेऊन तुम्ही गेल्या वेळेस होतात, यावेळेसही होता. पण नाही, असं नका करू. परमनंट नका, परमनंट प्रोटेम. आणि म्हणून मी आपल्याला अध्यक्ष महोदय आपल्या मार्गदर्शना शिवसेना यूबीटी ने राहुल नार्वेकर के महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर के इंतखाब का बाइकआउट किया. पार्टी लीडर आदित्य ठाकरे ने कहा कि स्पीकर ने अपने पिछले दौर में एक गैर आईनी हुकूमत चलाने में मदद की थी. अपने पिछले दौर में नार्वेकर ने फैसला दिया था कि गैर मुनक़सिम सेना की तकसीम के बाद एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली पार्टी ही जायज़ और हकीकी शिवसेना है. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पार्टी ने बॉयकॉट किया है. आज के जो प्रोसीजर है उस पर प्रोसीडिंग्स को बॉयकॉट इसलिए किया है क्योंकि 2 चीजें हैं. पहली तो जो स्पीकर की इलेक्शन हुई अनअपोज्ड हमने कर दी थी. कल एक प्रथा है, परंपरा है, उसे उसका रिस्पेक्ट करके उसका एक मान सम्मान रख के हमने वो अनअपोज कर दी थी. लेकिन जब अनअपोज्ड हुई तो नाम सामने आया वो राहुल नार्वेकर जी का था. पिछले 2.5 साल में उनके साथ जो एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने बाई पार्टीजनशिप फॉलो करनी थी वो की नहीं, उन्होंने पार्टीजन पॉलिटिक्स किया. ट्राइब्यूनल के हिसाब से उन्होंने जो अन्याय किया हम पे, वो अन्याय रिपीट नहीं होगा, इसकी गारंटी हमें चाहिए. वो गारंटी के लिए हम आज बॉयकॉट कर रहे हैं. दूसरी बात जो है, अंदर आप देखिए हाउस में तो एक सेलिब्रेशन का माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं. सेलिब्रेशन तो कहीं दिख रहा नहीं है जनता में, क्योंकि ये सरकार जो है ईवीएम की सरकार है. लेकिन आज जो बेलगांव में अन्याय हो रहा है, मराठी जनता पे अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ सारी जनता हम और सारे जो विधायक है बॉयकॉट करने जा रहे हैं इस प्रोसीडिंग को, क्योंकि हमारी यही मांग है कि प्रधानमंत्री महोदय बेलगांव को केंद्र शासित करें. बीजेपी लीडर चित्रा ताई ने लाडकी बहना योजना के ताल्लुक से अपोजिशन के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया. उन्होंने कहा कि शिवसेना यूबीटी रियासत में इस स्कीम को रोकना चाहती है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे. तुम्हाला मी या ठिकाणी स्पष्ट करू इच्छिते की त्या ठिकाणी बरेच डुप्लिकेट फॉर्म आले. काही पुरुषांनी महाभागांनी महिलांच्या नावावरती फॉर्म भरून पैसे घेतले. त्यातल्या काही जणांना अटक सुद्धा झाली आहे. हे तुम्ही मागच्या वेळेला त्या ठिकाणी पाहिलं असेलच. वेळ कमी मिळाला. 5 महिन्यामध्ये अशा पद्धतीने डुप्लिकेट फॉर्म भरलेले, पुरुषांनी महिलांच्या नावावर फॉर्म भरलेले या काही गोष्टी समोर येत आहेत. आणि म्हणून मला हे तुम्हाला सांगायचंय की संजय राऊतांना ही राज्यातली लाडकी बहीण योजना बंद करायची आहे, पण आम्ही ती अजिबात होऊ देणार नाही. हे सुद्धा तुमच्या माध्यमातून राज्यातल्या माझ्या सगळ्या लाडक्या बहिणींना मला हे सांगायचंय. संजय राऊत जे बोलतायत त्याकडे लक्ष देऊ नका. त्यांच्या डोक्यावर पूर्णपणे परिणाम झालाय. त्यांनाच ही योजना बंद करायची, पण आम्ही ती योजना बंद होऊ देणार नाही. लाडक्या बहिणींच्या खात्यामध्ये शिवसेना यूपीटी के राज्यसभा एमपी संजय राउत ने कहा कि जब मोदी और अमित शाह इख्तिदार पर हैं,
अडानी का मसला उठता रहेगा क्योंकि ये हुकूमत गौतम अडानी के लिए चल रही है। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत मुल्क और अवाम के फायदे के लिए नहीं बल्कि अडानी के लिए चल रही है। देखिए, अडानी मुद्दा रहेगा जब तक मोदी जी और शाह जी है सरकार में, बीजेपी है सत्ता में, तब तक अडानी का मुद्दा रहेगा। क्योंकि ये सरकार जो है अडानी जी के लिए चल रहा है, गौतम अडानी के लिए चला रहे हैं, जनता के लिए, हाँ, देश के लिए नहीं चला रहे। सिर्फ अडानी को फायदा होना चाहिए, इसलिए ये सरकार चल रही। शिवसेना यूबीटी के तर्जुमान आनंद दुबे ने भी कहा कि बीजेपी के इख्तिदार में रहने तक अडानी मसला उठाया जाता रहेगा। इन्होंने कहा कि अडानी के जरिए सिर्फ हुक्मरान तबके को फायदा पहुंचाया जा रहा है। मंत्री जी निकल जाते हैं, हाउस चलने नहीं दी जाती। आज 1 हफ्ते ज्यादा हो गया, हाउस कहाँ चल रही है? तो 1 करोड़ रुपया जनता का ही बर्बाद हो रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी, अगर आपको लगता है गौतम अडानी जी एकदम निष्पाप हैं, एकदम निर्मल हैं, वो कहीं इन्वॉल्व नहीं है, तो उस पर बात करनी चाहिए। क्यों अमेरिका जैसे कोर्ट में भी, वहां पर भी गौतम अडानी के खिलाफ वारंट जारी हो जाता है? क्यों देश के अलग अलग हिस्सों में उनके शेयर्स गिर जाते हैं और बहुत सारी अनियमितताएं उनके ऊपर लगती हैं, बहुत सारे आरोप उनके ऊपर लगते हैं? तो गौतम अडानी का मुद्दा तो तब तक चलेगा जब तक नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार रहेगी। क्योंकि जब नई सरकार आएगी तो जरूर गौतम अडानी पर इंक्वायरी होगी, लेकिन चूंकि अब जो लोग बैठे हैं वो उनके करीबी हैं तो इंक्वायरी भी नहीं होगी। लेकिन हाँ, एक विपक्ष के नाते हम ये तो पूछेंगे कि गौतम अडानी पर सरकार इतनी मेहरबान क्यों है? क्या कारण है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? इन जो मुनाफे के पैसे हैं, क्या ये बीजेपी को जा रहे हैं? क्या उनके सहयोगियों को जा रहे हैं? कैसे चुनाव में जिस ढंग से धनबल का दुरुपयोग हो रहा है, आप देख रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए का एक प्रकार से बरसात की जा रही है, वो पैसे कहां से आ रहे हैं? तो ये जनता के ही पैसे हैं और घूम घाम के अडानी के ही जेब में जा रहे हैं, जेब में देने वाले सरकार के ही लोग हैं। तो ये तो एक चिंता का भी विषय है, जांच का भी विषय है, संशय का भी विषय कि पार्लियामेंट के चुने हुए सांसद अपने ही देश में, अपने ही देश के मुद्दों को उठा नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि सरकार किसी और के साथ है जिसका नाम गौतम अडानी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के सरबराह नाना पटोले ने सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन पर जोर दिया है कि असेंबली इंतखाबात में मैंडेट के बारे में शुकूक के पेश नज़र बैलेट पेपर वोटिंग के लिए बढ़ती हुई अवामी मांग का नोटिस लें। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की क़यादत वाली महायुति के 230 सीटें जीतने के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ के महाविकास अघाड़ी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के खिलाफ मुहिम को तेज कर दिया है। पटोले ने दावा किया कि महायुति की जीत अवाम के मैंडेट की अक्कासी नहीं करती। इस मौके पर नाना पटोले ने फ़िरक़ावाराना सियासत करने पर बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया। देखो, जो लोग संविधान को नहीं मानते वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। आज देश की सरकार हो या बीजेपी भी हो, वो भी दूसरे धर्म को गाली देते हैं। आपको याद है कि महाराष्ट्र में इसी तरह का वक्तव्य जो बाला साहब ठाकरे जी ने किया था, तो उनका 6 साल के लिए उनके वोट को रद्द किया गया था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। चुनाव के समय में या ऐसे भी किसी के धर्म के बारे में और किसी के बारे में गलत बोलना ये गैर है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं इसलिए बाला साहब ठाकरे जी का उदाहरण मैं इसलिए बता रहा हूं। तो ऐसे लोग जो है, ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करना ही चाहिए। सुमोटो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल लेना चाहिए। जैसे बटेंगे तो कटेंगे चुनाव के समय में, ये तो चुनाव ही सेटराइज होता है। बाला साहब ठाकरे जी को अगर कार्रवाई होती है तो इन लोगों ने तो खुले से धार्मिक विवाद बना के रखा था, तो इनको पर भी कार्रवाई होना चाहिए। चुनाव सेटराइज होना चाहिए। धर्म के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में तुम्हें कोई भी अधिकार नहीं है कि तुम चुनाव लड़े। सोलापुर के डीएम कुमार आशीर्वाद ने ईवीएम और इसके कामकाज और इलेक्शन कमीशन की शफाफियत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर डीएम ने जिले के मारकाड़वाड़ी गांव में मकामी लोगों की जानिब से बैलेट पेपर के जरिए वोट कराने की कोशिश की भी तफसीलात बताई। उनतीस नवंबर 2024 को मार्च तालुका के मारकड़वाड़ी गांव में वहां के गांव के कुछ नागरिकों ने टेस्ट वोट एग्जिट पोल करने का एक निर्णय लिया था। उन्होंने निवेदन किया था, उसको हमने नकारा है। और जिन्होंने वहां पे 144 का सीआरपीसी 144 और भारतीय न्याय संहिता का 163 का आदेश लागू किया गया, कर्फ्यू लागू किया गया,
उसका उल्लंघन जहां पे हुआ उसमें एक 89 लोगों पे एफआईआर भी दाखिल हुआ है। कुछ लोगों ने ईवीएम पे संभ्रम एक निर्माण करने की कोशिश की है। ईवीएम के बारे में मैं थोड़े कम शब्दों में उसका एक क्लैरिटी दे देता हूं कि ईवीएम में कितने ज्यादा सेफगार्ड्स हैं। ईवीएम का सबसे पहले फर्स्ट लेवल चेकिंग होता है जो अगस्त के महीने में होता है। उस समय भी सारे जो राजकीय पक्ष है उनके प्रतिनिधि के सामने वो होता है। उसके बाद कमिश्निंग होती है। अच्छा, एफएलसी में हम हर मशीन पे 6 वोट देते हैं, हर कैंडिडेट को 96 वोट दिए जाते हैं हर बीयू पे, और उनके सामने दिए जाते हैं, राजकीय पक्ष के प्रतिनिधि के सामने दिए जाते हैं। उनका साइन हम लेते हैं और वीडियो में भी हमारे पास है। फिर कमिश्निंग होती है। कमिश्निंग में अगेन हम हर मशीन पे 1 वोट देते हैं और 5% मशीन पे 1000 वोट देते हैं। वो भी राजकीय पक्ष के प्रतिनिधि के सामने होती है। उन्हें हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप खुद बटन दबा के वोट दीजिए और देखिए कि सब सही से आ रहा है कि नहीं। जिस दिन एक्चुअल पोल होता है, पोलिंग डे के दिन, हम लोग एक मॉक पोल करते हैं। 50 वोट दिए जाते हैं और वो भी पोलिंग एजेंट के सामने, जो राजकीय पक्ष के प्रतिनिधि हैं पोलिंग एजेंट, उनके सामने ये प्रक्रिया की जाती है। और मार्करवाड़ी में 3 बूथ है, बूथ नंबर 96, 97, 98। वहां पे जिन लोगों ने आक्षेप लिया है, जिस उम्मीदवार ने आक्षेप लिया है, उनके भी प्रतिनिधि थे। उन्होंने भी मॉक पोल सर्टिफिकेट पे उनका साइन है कि मॉक पोल में जिस आदमी को वोट दिया गया उतने ही वोट आए थे। ईवीएम में जो टेक्निकल एस्पेक्ट अगर आप देखेंगे तो इसमें कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, इसमें एक्सटर्नल पोर्ट नहीं है, इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं है, तो हैकिंग का कोई प्रश्न उठता ही नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग इसमें रहती है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से इसमें इंटरफेरेंस नहीं किया जा सकता है। इसका जो माइक्रो कंट्रोलर चिप है वो एक टाइम प्रोग्रामेबल है, एक ही टाइम आप उसमें प्रोग्राम लिख सकते हैं और उसके बाद उसमें आप प्रोग्राम चेंज नहीं कर सकते हैं। रजा अकेडमी ने बांग्लादेश में अक़लियतों पर हो रहे मज़ालिम की मज़म्मत की। रजा अकेडमी के सदर मोहम्मद सईद नूरी का कहना है कि अकेडमी के एक वफ़द ने बांग्लादेश हाई कमीशन से रुजू किया है। इन्होंने कहा कि बांग्लादेश में अक़लियतों पर मज़ालिम और उनकी इबादतगाहों पर हमले करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। हाई कमीशन में आज हम लोग रजा एकेडमी का एक वफ्द आया है, एक डेलीगेशन आया है, जिसने यहाँ के काउंसलेट से ये मुतालबा किया है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर ज्यादती हो रही है, बर्बरियत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, जुल्म किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, तो हिंदुस्तान का मुसलमान इसकी मजम्मत करता है, रजा एकेडमी इसकी मजम्मत करती है, इसको कंडम करती है। और वो तमाम शरपसंदों को जो वहाँ हिंदुओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मंदिरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, या किसी भी जात या किसी भी धर्म के लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और वहां मंदिरों को और दीगर अकलियतों की इबादत गाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, सिक्योरिटी फराहम की जाए और वहां के शरपसंदों पर कार्रवाई की जाए। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की स्टेट वर्किंग कमेटी का एक अहम जायजा इजलास नांदेड़ जिले के अर्दापुर में मुनक़िद हुआ। पार्टी के कौमी नायब सदर मुश्तबा फारूक की सदारत में मुनक़िदा इजलास में रियासती सदर अब्दुर्रहमान समेत मुतअद्दिद शख्सियात मौजूद थे। रियासत के मुख्तलिफ अजला से मुकामी ज़िम्मेदारान और मुंतखब अराकीन को मदऊ किया गया था। इजलास के दौरान हालिया असम्बली इंतखाबात का तज्ज़िया करते हुए समाज पर पड़ने वाले मुस्बत और मनफी असरात का जायज़ा लिया गया। इसी तरह आने वाले बल्दियाती और ग्राम पंचायत इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में हिकमत अमली और लाहे अमल पर भी गुफ्तगू की गई। इजलास के दौरान मुकर्रिरीन ने जोर दिया कि पार्टी को अवाम के दरमियान जाकर इनके मसाइल को अरबाब इक़्तिदार तक पहुँचाने के लिए मुनज़्ज़म जद्दोजहद करनी होगी। पार्टी क़यादत ने ओहदेदारान को मशवरा दिया कि अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी, खुलूस और भरपूर अज़्म के साथ अंजाम दें। पार्टी ने यह फैसला भी किया कि अवामी फलाह व बहबूद के लिए सेहत, तालीम और रोज़गार के मसाइल पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी और इनके हल के लिए अवामी राब्ता मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। इजलास में शरीक तमाम जिम्मेदारान ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो वेलफेयर पार्टी के मकसद को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इजलास के अख्ताम पर नांदेड़ ज़िला और शहर की नई कमेटियों का ऐलान किया गया और नौमुंतखब ओहदेदारान को उनके तकर्रुरनामे पेश किए गए। हम नांदेड़ के लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि वो वेलफेयर पार्टी है, वो इसका साथ दें, इसका सपोर्ट करें और इसको मजबूत करने के लिए जो है नांदेड़ की जो तारीख है वो उसको दोहराएं। 1200 से ज़्यादा पार्टियां हिंदुस्तान में है इस वक्त, पॉलिटिकल पार्टीज़, लेकिन वेलफेयर पार्टी उसमें सबसे ज़्यादा अलग इस एतबार से है, एक विज़न रखती है
और ये पार्टी एक अपना जो विज़न रखती है कि हम गरीबों, मजबूरों और जो है जिन पर जुल्म हो रहा है हम उनका सपोर्ट करेंगे, उनका साथ देंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो इस माने में एक पॉलिटिकल पार्टी के हम इलेक्शन तो लड़ेंगे, लेकिन हमारे कुछ उसूल है, कुछ सिद्धांत हैं, हमारी अपनी एक आइडियोलॉजी, हमारी अपनी एक विचारधारा है और इस देश के डेवलपमेंट को लेकर, यहाँ की तरक्की को लेकर वेलफेयर पार्टी अपने एक विजन रखती है। सेकंड, जो आपने बात कही, लोकल बॉडी और कॉरपोरेशन के इलेक्शन जो है वो सिविक इश्यूज़ पर लड़े जाते हैं, वो कुछ ऐसे मुद्दों पे लड़े जाते हैं जो यहाँ के लोगों की जो मूलभूत जो सुविधाएं उसके ऊपर। हम ये समझते हैं कि हमारे पास जो कैडर है वो दूसरी पार्टीज़ के मुकाबले में बहुत ईमानदार है, बहुत जेन्युइन है और वेलफेयर पार्टी का अपना एक इतिहास रहा है नांदेड़ के अंदर। जालना में माजूरों ने अपने मुख्तलिफ मुतालबात को लेकर जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर के ऑडिटोरियम में एहतजाज किया। इनके अहम मुतालबात में 6,000 रुपये माहाना एजाजिया और इलेक्ट्रिक साइकिल की फरहमी शामिल है। इस दौरान जालना के जिले सदर मोहन मंडी ने इंतबाह दिया कि इनके मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। श्री कृष्णनाथ पंचाल ने एहतजाज करने वाले माजूर अफराद से बातचीत की और उनके मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने की यकीन दिलाया। गेल्या 2 वर्षापासून असे अनेक आंदोलन केले आणि अनेक कलेक्टर आले आणि बदलूनही गेले आणि आम्हाला या कलेक्टर लोकांनी फक्त आश्वासन दिले आणि 200 चौरस फूटची जी जागा आहे शासनाच्या नियमाप्रमाणे, या नियमाचं त्यांनी उल्लंघन अनेक वेळेस केलं। कारण की आम्हाला सांगितलं की तुम्ही 200 चौरस फूटच्या जागेवरती तुमचा दिव्यांगाला बसण्या उठण्यासाठी तुम्ही गाळा करू शकता, म्हणजे 10x30 चा, आणि आम्ही आंबडमध्ये तहसील समोर 10x30 चा गाळा, आंबड तहसीलदार विजय चव्हाण, आंबडचे उपविभागीय अधिकारी पाटील सर आणि आंबडचे सीओ मनोज उकिरडे यांच्या म्हणण्यानुसार 200 चौरस फूटचा गाळा सुद्धा केला। आम्हाला कुठली नोटीस न देता या लोकांनी गाळा पाडून टाकला आणि त्यानंतर आंबडमध्ये आमची दुसरी मागणी आहे की आंबडमध्ये जे आमचे आमदार आहेत त्यांच्या समितीची गठीत केली होती संजय गांधी निराधार समिती, त्या समिती। आज दोपहर मुंबई के जोगेश्वरी पुल पर एक चलती BMW कार में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग लग्जरी कार के इंजन से लगी। इतलात के मुताबिक इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जोगेश्वरी पुल पर एक BMW कार जलती हुई नजर आई। इस वाक़े की वजह से मुंबई के मसरूफ सड़क पर ट्रैफिक कुछ देर के लिए मुतासर रही। हुक्काम ने बताया कि इन्हें 1:15 पर आग लगने की इतला मिली। बाद में आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने की वजह की तहकीकात की जा रही है। तो इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।